IOCL दैट मीन्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसीज तो रिलीज कर दी गई है, जिसके लिए एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस एग्जामिनेशंस के सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन आप सभी को पता है, जब आपने नोटिफिकेशंस को पढ़ा होगा तो उसमें एग्जामिनेशंस डेट भी बता दी गई है कि कब होंगे। तो एक साइड तो ये एक अच्छी बात है कि आपको क्लियरिटी है कि किस डेट में आपका एग्जामिनेशंस होंगे, लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजिंग भी है उन कैंडिडेट के लिए जो नोटिफिकेशंस आने के बाद प्रिपरेशंस की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम लोग डे वाइज काउंटिंग करें तो आज से कितना दिन बचा हुआ है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस, तो अप्रॉक्स में 45 डेज बचा हुआ है आज से। 31 अक्टूबर 2025 को एग्जामिनेशंस होने वाला है। तो अगर आप नोटिफिकेशंस आने के बाद प्रिपरेशंस को शुरू करने वाले कैंडिडेट हैं तो आपको सही स्ट्रेटेजी को, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी होगी अगर रियल में सिलेक्शंस चाहिए। तो अगर आप सिर्फ फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, एग्जामिनेशंस के लेवल को जानना चाहते हैं या फिर एग्जाम सेंटर पे सिर्फ जाकर के भीड़ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको कोई स्ट्रेटेजी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रियल में सिलेक्शंस हो तो आपको सीरियस होकर के सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी होगी, और यही स्ट्रेटेजी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूं IOCL जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए। इसमें मैं बात करूंगा सिलेबस, स्ट्रेटेजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेकिन अगर आपका ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अगर आपका ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप सभी लोगों के लिए भी मैं वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं। तो आप सभी लोग बेसिकली उस वीडियोस को देख सकते हैं अपने ब्रांच ओरिएंटेड। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, पूरा लास्ट तक इस सेशन में बने रहिएगा। आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही क्लियरिटी के साथ अगर आपको कोई गाइड करे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के दौरान, तो आपको बहुत क्लियरिटी रहती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपका प्रिपरेशंस एग्जाम ओरिएंटेड हो रही है और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस का ही डिमांड है। देखिए, सभी लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं और सब लोग बस ऐसे ही प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लगे हुए हैं। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस एग्जाम का क्या एक्चुअल में डिमांड है उस चीजों को बिना समझे। और ये चीजें मैं आप सभी को समझाने वाला हूं बहुत ही बेहतर ढंग से, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से PSC एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। और इस साल भी IOCL में 83+ कैंडिडेट का हमारे पेड बैच से फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे कैंडिडेट फॉलो करते हैं और कॉल पे वो बताते हैं कि सर मैं आपको यूट्यूब पे देखता था, तो उस हिसाब से देखें तब तो 100+ कैंडिडेट लोगों ने सिलेक्शन लिया है। लेकिन बैच से डायरेक्टली जो है 83+ कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया है। खैर, ये सब चीजें बेसिक बातें होती है, लेकिन आते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पे और एक एक करके सभी बातों को समझना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं IOCL एग्जामिनेशंस का, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं IOCL JE क्रैकर्स बैच में। क्रैश कोर्स बैच कह सकते हैं, इसे क्रैश कोर्स नाम दिया गया है। क्रैश कोर्स बैच में आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। क्योंकि 45 डेज ही समय है, तो 45 डेज में कंप्लीट रूप से सिलेबस को पढ़ा पाना लाइव सेशन सिर्फ लेकर के संभव नहीं हो पाएगी। इस वजह से इस क्रैश कोर्स बैच में आपको 50% जो है रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और 50% जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको इस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ क्लासेस के PDF नोट्स भी आप सभी को मिलेंगे, जिससे कि आप लोग क्विक रिवीजन कर पाएंगे। इसके बाद आपको ओरिएंटेशन क्लास कह सकते हैं या फिर आपका प्रिपरेशन किस डायरेक्शंस में जा रही है, गाइडेंस वाले क्लासेस भी बीच बीच में मिलते रहेंगे ताकि आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकें। देखिए, हमारे बैच में जो भी कैंडिडेट जुड़ते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उस स्टूडेंट को, उस कैंडिडेट को ऐसा फील कराऊं कि वो ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, बस मीडियम ऑनलाइन है और सब चीज से कनेक्टेड रहूं, ऑलवेज गाइड करते रहूं, ताकि वो लोग को एक डायरेक्शंस मिल सके कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इस तरह से
PDF नोट्स मिलेंगे। इसके बाद आपको जो है जब आप सिलेबस को कवर कर लेंगे कुछ हद तक, बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद जो है आप टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। टेस्ट पेपर इसे कह सकते हैं, या हम लोग कभी कभी इसको सैंपल पेपर बोलते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट बोलते हैं। तो ये भी आप सभी को दिए जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, एग्जाम के न्यू पैटर्न के बेसिस पे। आप सभी को पता है कि सिलेबस भी इस बार, एग्जाम पैटर्न को भी इस बार चेंज कर दी गई है, इस वजह से न्यू पैटर्न के बेसिस पे आपको ये सभी चीजें इस बैच के अंदर मिलने वाली है। तो अभी आप लोग सिंपल में इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आपको SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे, डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूजन होंगे, वो सारा यहाँ पर क्लियर कर देगी। तो आई होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक पे और सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में, कि जो सिलेक्शंस होगा आप सभी का जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वो कितने स्टेजेज में होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नोटिफिकेशंस को चूंकि पढ़ लिया है, कई बार पढ़ा है, तो आप सभी को मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे GT, GD और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। इसके लिए भी हम लोग अलग से बैचेज को स्टार्ट करते हैं जब कैंडिडेट CBT एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं तब। तो GT GDPI में बेसिकली क्या होता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। कैसे क्या होते हैं उसको हम लोग अलग किसी वीडियो में बातें करेंगे, क्योंकि ये एक नेक्स्ट स्टेप की बातें हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका फाइनल रूप से मेरिट बनता है और फिर मेडिकल वगैरह के लिए कॉल आती है और फिर फाइनल रूप से आप ज्वाइन करते हैं। खैर ये तो हो गया बेसिक स्टेप्स। फिलहाल हम लोग के सामने सबसे पहला स्टेज जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए जो कि आपका ये 31 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है, तो इसका आपको प्रिपरेशंस का स्ट्रेटेजी को सही ढंग से फॉलो करनी होगी। तो अब चलिए देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस का क्या आपका बेसिकली स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो देखिए CBT एग्जामिनेशन जो होगा इसमें 2 पार्ट होने वाला है, आप सभी का 2 पार्ट रहने वाला है। एक पार्ट आपका होगा पार्ट ए, और दूसरा पार्ट हम लोग रख सकते हैं, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं पार्ट B। तो पार्ट ए जो रहेगा वो आपका टेक्निकल सेक्शंस रहेगा, और टेक्निकल सेक्शंस में आप सभी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूंकि आपका ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका पार्ट बी जो है ये आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपका नॉन टेक्निकल में आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, यानी मैथ्स इसको हम लोग बोल सकते हैं, मैथ्स बोल दीजिए इसे। इसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे ये सभी चीजें फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। 20 मार्क्स का आपका मैथ्स पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 50 मार्क्स के आपका नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। इसको आप लोग अंडरलाइन करके बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन जो होता है ये भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से पार्ट ए में भी आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा और पार्ट बी में भी आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये जो है आपका टोटल एग्जामिनेशंस में 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होने वाला है। और इस एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं ये सही क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशंस में कितना है? 0.25 मार्क्स का। यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन कर देते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर गलत अटेम्प्ट कर देते हैं तो 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये हो गया बेसिक एग्जामिनेशन पैटर्न और इसके बारे में, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसके प्रिपरेशंस के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आपको IOCL में जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना है और 2024 में भी जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जूनियर इंजीनियर अभी हैं IOCL में जॉब कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को उस प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बता सकता हूं कि अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड या नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है इसे आप अपना एक स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अब किसी किसी कैंडिडेट के लिए टेक्निकल भी स्ट्रांग होती है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रांग वाले कैंडिडेट बहुत रेयरली पाए जाते हैं। जनरली नॉन टेक्निकल स्ट्रांग वाले ज़्यादा कैंडिडेट दिखते हैं, क्योंकि वो PSC बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो
पीएसयू एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके वो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें जैसा कैंडिडेट मिलता है, जो बैच में आते हैं, बातचीत होती है, तो पता चलती है कि वो उन लोगों का नॉन टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेरिजन टू टेक्निकल। तो देखिए, आपको हाई स्कोर करना है तो नॉन टेक्निकल पे को भी टारगेट करना है, क्योंकि हमें ये नहीं है कि टेक्निकल पढ़ के ही हम लोग ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, हमें दोनों को इक्वली ध्यान देना है। क्योंकि आप नॉन टेक्निकल का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर टेक्निकल का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नंबर एक ही मिलेंगे अगर एक क्वेश्चन सही होंगे तो। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए आपको दोनों ही सेक्शंस को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना होगा। अब चूंकि हमने यहाँ पर आप सभी को बताया कि इस सेक्शन से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और आपका जो है टेक्निकल पार्ट से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए, पार्ट बी जो है वो नॉन टेक्निकल है, तो इसमें जो होता है आपका सिलेबस डिफाइंड है। जनरल एप्टीट्यूड में यानी कि मैथ्स में अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के मैथ्स जो पढ़ते हैं, इसमें डिफाइंड सिलेबस है कि परसेंटेज चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शंस है, SI CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद जो हम लोगों का प्रॉफिट लॉस है और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो इसमें डिफाइंड चैप्टर्स हैं और डिफाइंड सिलेबस है। क्वेश्चंस का भी डिफाइंड पैटर्न होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इसका सिलेबस को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको एक तरह से एक विश्वास रहती है कि मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, आते हैं वही लेवल और वही पैटर्न पे। तो इसमें हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर एक बार आपका फाउंडेशन बन जाए, आप अगर एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ लेते हैं एक बार पूरा सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को, सभी सब्जेक्ट के, तो एक बार आपका पूरा सिलेबस अगर कवर हो जाती है तो आपका फाउंडेशन बन जाता है। तो आई कैन से दैट कि कोई भी कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट होगा, 45 प्लस मार्क्स को स्कोर करने के लिए वो एलिजिबल होता है 50 मार्क्स में, और ये डूएबल होता है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कराया है स्टूडेंट को, और मैं देखा भी हूँ क्वेश्चंस को। पिछले साल भी बहुत सारे कैंडिडेट ने सिलेक्शंस लिया है, तो बहुत करीब से मैंने गाइड भी किया है सभी बच्चों को। तो इस वजह से यहाँ पर 45 प्लस मार्क्स स्कोर करना ईजी है। बहुत सारे कैंडिडेट कभी कभी वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में आकर के कुछ भी लिख देते हैं कि क्या हलवा पूरी है क्या कि 50 में 45 प्लस मार्क्स लाना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये पीएसयू एग्जामिनेशंस है, ना कि ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस है या फिर कोई अकाउंट सेक्शंस वाला काम है जो आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब ज़्यादा टफ पूछेंगे। तो यहाँ पर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, तो इस वजह से यहाँ पर डूएबल होता है। अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए हमें बोलेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस का जो क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है उसी तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप बैंक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लर्क का एग्जामिनेशन दिए हुए हैं या उसके सिलेबस को पढ़े हुए हैं, तो उसी तरह का ऑलमोस्ट सिलेबस रहने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार जो है एग्जामिनेशन IOCL जूनियर इंजीनियर का जो कंडक्ट कर रही है वो भी IBPS ही कंडक्ट कर रही है। तो IBPS तो बैंकिंग एग्जामिनेशन को ही कंडक्ट करता है, तो इस वजह से हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के ही लेवल का क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज हमने आप सभी को इंफॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पर पॉसिबल है, डुएबल है, ये 45 प्लस मार्क्स है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया हम लोगों का नॉन टेक्निकल सेक्शंस में आपको कितने मार्क्स को स्कोर करना कंपलसरी है। अब बात करते हैं टेक्निकल सेक्शंस में। देखिए, टेक्निकल सेक्शंस का जो है ना सिलेबस तो गिवन है, IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो आप सभी को दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्लिक हियर टू रीड द सिलेबस इंडिकेटिव फॉर CBT एग्जामिनेशंस। यहाँ पर सभी टेक्निकल के सिलेबस दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के और केमिकल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ सिलेबस को अगर आप देख करके प्रिपरेशन करेंगे तो बौख जाएंगे, मतलब कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी और आपके पास 45 डेज का समय बचा हुआ है। क्या आप सिलेबस देख करके प्रिपरेशन करेंगे या आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं? एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने के लिए आपको सही डायरेक्शंस को समझनी होगी। सिलेबस तो हम लोग कवर करेंगे ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन आप खुद से अगर सिलेबस को डिकोड करने के लिए बैठ जाएंगे तो आपके पास उतना समय नहीं है। अब अगर आप सही में रियल में सिलेक्शंस चाहते हैं तो आपके पास समय नहीं है, मेन बात ये है। तो इस वजह से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है ये जो हमने बताया आप सभी को IOCL JEE क्रैकर्स कोर्स में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, आप कोई भी ब्रांच से हो, आप इसमें इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर किस टॉपिक पे, बेसिकली
कि नॉन टेक्निकल सेक्शंस में 45 प्लस मार्क्स को आपको स्कोर करना ही करना है। इसके बाद टेक्निकल सेक्शन जो है, चूंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफाइंड होने के बावजूद भी अनसर्टेनिटी रहती है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे, किस प्रकार के आ जाएंगे, टफ आएंगे, मॉडरेट आएंगे, इजी आएंगे, क्वेश्चंस यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूँ कि IOC एग्जामिनेशंस में जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं, टेक्निकल लेवल के भी क्वेश्चन, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग जो आप सभी को सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पर, तो उसको अगर आप अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो कभी कभी डायरेक्टली भी ये टेस्ट पेपर से आया हुआ है, रियल एग्जामिनेशंस में भी, तो संभावनाएं रहती है कि आप यहाँ पर भी बेसिकली टेक्निकल सेक्शंस में भी 50 में आप 40 के अप्रॉक्स में या 40 प्लस मार्क्स को आप स्कोर करने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर इतना मार्क्स आप एलिजिबल स्कोर कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ये चीज़ों का प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि क्वेश्चंस आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए 100 क्वेश्चंस में, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, कट ऑफ कितना जाएंगे, ये सब चीज़ों को। लेकिन आपको आइडियली कोशिश तो यही करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सही अटेम्प्ट कर सकें। और इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन को खाली अटेम्प्ट कर दिए। पिछले साल जो वैकेंसी आई थी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उसमें निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं थी, तो इस बार लेकिन लाई गई है, तो इन चीज़ों का खास रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना टारगेट लेकर चलना है। अब बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करनी है, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। मान के चलते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर नॉन टेक्निकल सेक्शंस का एक सब्जेक्ट में ले लेता हूँ आप सभी के लिए समझाने के लिए, मैथ्स का। तो अगर आप मैथ्स पढ़ना शुरू किए हैं और इसमें आपका जो है एक चैप्टर है, मान लेते हैं हम लोग परसेंटेज चैप्टर है, तो परसेंटेज चैप्टर को आपने पढ़ा, क्लियर है। हमने अपने बैच में 2 घंटे का एपिसोड है, उसमें हमने परसेंटेज चैप्टर को पूरा पढ़ाया है, सारे कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पर आप सभी को अच्छे से बेहतर ढंग से बेसिक से पढ़ाया है, गाइड किया है। उस लेक्चर को देखने के बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, आपका परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, अपने साइड से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के बेसिस पे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करिए, उस चैप्टर को जिस दिन खत्म किए हैं उसके अगले दिन नेक्स्ट डे 100 यानी कि 100 MCQ क्वेश्चंस को लगाइए और खुद से सॉल्व करिए उसे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यही आपका टास्क होगा। इसके बाद क्या करिए कि अगला जो नेक्स्ट डे होगा उसमें आप 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे टिल द एग्जामिनेशंस आप जो है इस चैप्टर का करते रहेंगे। और जब तीसरा दिन में, ये 3 दिन में ये खत्म कहानी इसका, इसके बाद तीसरा दिन आप क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर जैसे मान के चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आप शुरू किए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को आप शुरू किए, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसका 100 MCQ क्वेश्चंस को लगाइए पहला खत्म होने के बाद चैप्टर को। इसके बाद कंटिन्यूसली इसका भी 20 क्वेश्चन को लगाते चलिए, ठीक है। इस तरह से मैथ्स में जो है 13-14 चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिए और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है 100 MCQ क्वेश्चंस को लगाइए। इसके बाद आप क्या करिए, पर डे 20 क्वेश्चंस को लगाते चलिए टिल द एग्जामिनेशन, जो चैप्टर आपका खत्म होते चलता है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी रहेगा, रिवीजन भी रहेगा उस चैप्टर का, और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए सीख पाएंगे अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड। तो आपके प्रिपरेशंस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एग्जाम ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशन हो पाएगा, स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और एग्जाम में आप अच्छा बेहतर परफॉर्म भी कर पाएंगे, कम समय में आप अच्छा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे विथ एक्यूरेसी। तो ये स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करनी है नॉन टेक्निकल सेक्शंस में। सेम इसी तरह से आपको रीजनिंग सेक्शंस में भी यही चीज़ें फॉलो करनी है, चाहे आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या रीजनिंग के और भी किसी टॉपिक के डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको वही चीज़ें करनी है। तो इसमें तो कोई भी चैप्टर को आप, रीजनिंग के कोई भी चैप्टर को आप एक दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। अगर आप ब्लड रिलेशन को पढ़ रहे हैं तो ब्लड रिलेशन के सारे कॉन्सेप्ट को आप एक ही एपिसोड में, एक ही लेक्चर्स में, एक ही दिन खत्म कर सकते हैं और इसका सारा MCQ क्वेश्चन को लगा सकते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, तो इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में। तो सेम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो हमने मैथ्स में बताया है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश इसमें आपका जो इंग्लिश पूछा जाता है IOC एग्जामिनेशंस में, ये PSU चूंकि है तो यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा देखा जाता है। तो लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसमें बेसिकली आपका ग्रामेटिकल पार्ट को देखा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहती है, आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चंस रहता है, एरर डिटेक्शंस वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपका ग्रामेटिकल पार्ट स्ट्रांग है, ग्रामेटिकल पार्ट आपका ठीक है, तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बेसिकली सक्षम होंगे। चाहे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक हो, या फिर आपका ग्रामेटिकल वाला कुछ क्वेश्चन हो, सब कुछ को आप सॉल्व करने के लिए
सक्षम होंगे अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश में, ठीक है, और थोड़ा सा आपका रीडिंग स्किल बेहतर होगा तो उससे आप बेसिकली बेहतर कर पाएंगे। तो इसमें आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, और हमने जो आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड किया है वो लेक्चर को देखना है सिर्फ। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के लिए हमने लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया ही है, उसको आप लोगों को देखना है, और बेसिक ढंग से आपको देखने के बाद आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ये वाला जो टेस्ट पेपर मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं, इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली आपका जो है नंबर ऑफ प्रैक्टिस जो हो गई, नंबर ऑफ सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद, वो आपका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो ये तो थी स्ट्रेटेजी हम लोगों के लिए नॉन टेक्निकल के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, टेक्निकल का प्रिपरेशन करने के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को अगर सजेशंस दूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का खास तौर पे, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चंस आता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहते हैं। आप कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BEE हम लोग बोलते हैं इसे। तो इससे आता है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी करके चैप्टर सब्जेक्ट है, इससे आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसके बाद पावर सिस्टम जो है, पावर सिस्टम को जब आप पढ़ते हैं तो पावर सिस्टम में पावर जनरेशन का, ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, तीनों ही चीज़ों को आपको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ना है। सिलेबस में भी दी गई है, लेकिन सिलेबस में सब्जेक्ट के नेम वाइज नहीं दी गई है, टॉपिक वाइज इस बार दी गई है। तो आप सिलेबस को देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको, या फिर थोड़ा सा वास्ट लगे सिलेबस, तो उस चीज़ों को लेकर के आप अगर जाएंगे, सिलेबस को डिकोड करके खुद से प्रिपरेशन करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा आप सभी के लिए ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि आप खुद से सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं तो टाइम टेकिंग होगा। और हम लोग चूंकि यही सब चीज़ें करते हैं, गाइड करते हैं बच्चों को, दिन रात PSU एग्जामिनेशंस के ही सिलेबस को, एग्जामिनेशंस पैटर्न को समझते हैं, देखते हैं, इसी से डील करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा हैबिट हो गई है कि क्या चीज़ें किस PSU एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाना है। तो आप सभी को मैं पढ़ाऊँगा वही जो होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि अगर आप सीरियसली प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं IOCL के क्रैक जो है क्रैश कोर्स वाले बैच में। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं और अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप हमारे साथ PSU क्रैकर्स बैच में भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये PSU क्रैकर्स बैच क्या है, थोड़ा सा एक नज़र में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। ये जो PSU क्रैकर्स बैच है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाई गई है, उन कैंडिडेट के लिए बनाई गई है जो डिप्लोमा अभी कर ही रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में, जहां पर भी हैं डिप्लोमा कर ही रहे हैं या कर चुके हैं, और वो चाहते हैं कि अभी मुझे 2 साल प्रिपरेशंस करनी है बेहतर ढंग से और मुझे सिलेक्शंस चाहिए, तो वो सभी कैंडिडेट जो है PSU क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं वोल्ट शास्त्र बैच में। इस बैच का खासियत सबसे बड़ा क्या है ना, कि ये अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है, मतलब आपका ये वैलिडिटी खत्म नहीं होगा। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप प्रिपरेशन करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो ये ऐसा फैसिलिटी और कोई कहीं प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को जनरली नहीं मिलेगी, रेयरली ही मिलेगी, अगर मिलेगी तो नहीं ही, 99% चांसेस है कि नहीं मिलेगी। तो अगर मिलेगा तो एक्सेप्शनल केसेस ही होंगे वो भी, ठीक है। तो अनलिमिटेड आपको वैलिडिटी मिल जाता है। इसके बाद आपको सारा कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है, सारा PSU एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं। PSU में IOCL एग्जामिनेशन हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया, इसी तरह से अलग अलग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसी से स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन का, ठीक है, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन का, और भी जो मेट्रो वगैरह का, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, ये सब का आता है वैकेंसीज, सबका प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल वेल गेल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेशली डिजाइन की गई है PSU एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन अगर आप टेक्निकल अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं, नॉन टेक्निकल को भी पढ़ लेते हैं, एक बार तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, फाउंडेशन बना लेते हैं, तो आप किसी भी PSU एग्जामिनेशन का और अदर देन PSU एग्जामिनेशन भी आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जहाँ भी वैकेंसी आती है, टेक्निकल अटेंडेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए जहाँ पर भी वैकेंसी आती है, इसरो में जैसे आती है, वो सब का प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपल में आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, और ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग PSU क्रैकर्स वोल्ट शास्त्र बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। ये नंबर बार बार आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी, इस नंबर पे कॉल करके आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं। खैर, अब आते हैं हम लोग फिर से टॉपिक पे वापस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है
ये सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ कुछ बताया गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट और मिसिंग है, वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। इसमें आपको ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इंडक्शन मोटर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर वहाँ ट्रांसफार्मर में भी आपको अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर जो होता है उसको पढ़ना है, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन को बहुत ही बेहतर ढंग से आपको यहाँ पर कंप्लीट रूप से पढ़ना है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल पार्ट, और टेक्निकल पार्ट के सिलेबस को जहाँ तक हो सके उसको पढ़ना है। और देखिए ये है अनलिमिटेड अथाह सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चूंकि पढ़ना है हम लोगों को, तो जितना हम लोगों से संभव हो पाएगी उतना ही पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ने पर फोकस नहीं करके हम लोग रिवीजन पे भी फोकस करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस कवर करने के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं और एग्जाम देने चले गए और सिलेबस ही खत्म करते रह गए, और जो भी पढ़ा कुछ भी याद नहीं रहा एग्जाम हॉल में, सब पढ़ना बेकार हो गया। तो इसीलिए एग्जाम तक में हमसे अगर 4 सब्जेक्ट हो पाता है तो 4 सब्जेक्ट ही, 4 सब्जेक्ट को ही पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे और उसको प्रॉपर वे में रिवीजन करके जाएंगे, ताकि वो 4 सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बनना चाहिए। वैसा प्रिपरेशन आपको सभी को करके जानी है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सभी को हमने बैच में पढ़ा दिया है। कुछ सब्जेक्ट के क्लासेस जो है मैं लाइव लेने वाला हूँ आप सभी का बैच के अंदर। इस वजह से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जल्द से जल्द इस PSU जो है IUCL जूनियर इंजीनियरिंग क्रैकर्स बैच में, क्रैश कोर्स बैच में जुड़ सकते हैं, और IUCL का ये जूनियर इंजीनियर बैच में जुड़ करके अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक रोड मैप मिल गया होगा, और आपको बेसिकली ये टारगेट करके चलनी है कि आपको 1 वीक में इतना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। 2 वीक आते आते ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, और 3rd वीक तक में आप रिवीजन शुरू कर देंगे इस सब्जेक्ट का। इस तरह से आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा प्रॉपर वे में, डे 1 डे 2 डे 3 करके, और उसको एग्जीक्यूट करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ प्लान नहीं बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट अगर आप कर लेते हैं तो हो सकता है आपका सफलता मिल जाए फाइनल रूप से। ऐसे तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है कि आप नोटिफिकेशंस आए और तब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें। हमारे साथ तो ऐसे भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो PSU क्रैकर्स बैच के बारे में हमने बताया, नॉट IUCL जूनियर इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स है। IUCL के जो PSU क्रैकर्स बैच ये वाला बैच है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जुड़े हुए हैं जो प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे हैं IUCL एग्जामिनेशंस का, PSU एग्जामिनेशंस का। तो वो लोग तो आपका कॉम्पिटिटर हैं, और वो लोग ऑलरेडी सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो लोग अगर आपसे बेसिकली वो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बातें हैं। तो आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं जब नोटिफिकेशन आ रही है तब, तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, डिसिप्लिन होकर के आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शंस आपका नहीं होगा, सिलेक्शंस होने के बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड वे प्रिपरेशन करेंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, तो मे भी आपकी सिलेक्शंस की चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ज़्यादा रहेंगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क, हार्ड वर्क, कितना आप हार्ड वर्क करते हैं, कितना ऑनेस्टी के साथ आप बेसिकली अपने आप को झोंकते हैं प्रिपरेशन में। उम्मीद है ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन आप सभी को नहीं रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को IUCL जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रिपरेशंस के बारे में आपको एक सिलेबस और स्ट्रेटेजी मिल गया होगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, और सिलेक्शंस प्रोसेस वगैरह के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कितने स्टेज में कैसे कैसे करके सिलेक्शंस होंगे। पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश किया है। तो इसी विचार के साथ हम लोग रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।